नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस नए चैप्टर की केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। तो छात्रों, मन में प्रश्न आ रहा होगा कि रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स क्या है। शुरुआत करते हैं। इस वर्ड से काइनेटिक्स से आपको क्या समझ में आ रहा है, बलगतिकी से क्या समझ में आ रहा है? इसका वर्ड एक संक्षेप में अर्थ होता है गति से, मूवमेंट से। तो रासायनिक मूवमेंट का मतलब क्या है? अर्थात ये अपक्रियाओं की गति से इसका लेना देना है, संक्षेप में समझ लीजिए। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? मन में दिमाग लगाइए कि रासायनिक अपक्रियाओं से लेना देना है। इसका मतलब है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के वेग तथा उनके प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो ये रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। वही छात्रों हमने लिखा है, जरा क्या लिखा है देखिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया के वेग तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो अब आप समझ गए कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। अब शुरुआत करते हैं कि अपक्रिया का वेग क्या है तथा अपक्रिया का वेग किन किन रूपों में व्यक्त किया जाता है तथा इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में कंसंट्रेट करेंगे छात्रों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं कि अपक्रिया का वेग क्या है, यानी रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या है। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे छात्रों किसी भी वाहन की गति निकालते हैं, हम क्या करते हैं वाहन की कि चली गई दूरी और उस दूरी में लगा समय से भाग देते हैं और हम उस वाहन की गति को निकाल लेते हैं, यानी वाहन के वेग को निकाल लेते हैं। सेम तरीका आपको रासायनिक अपक्रिया में भी करना होता है, रासायनिक अपक्रिया की गति या वेग को निकालने के लिए। इसमें क्या होता है, पहले हम इसके डिफिनीशन की तरफ चलते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। क्या है अपक्रिया वेग? इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अपक्रिया की गति या वेग कहलाता है। अपक्रिया का वेग को किसी अभिकार्य की सांद्रता में कमी की दर या किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे एक काल्पनिक अपक्रिया हमने छात्रों दी है R2P, अर्थात R ये रिएक्टेंट है और P उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। अब ध्यान दीजिए, यदि समय T1 व T2 यानी दो समय हमने लिया है, T1 व T2 पर रिएक्टेंट व प्रोडक्ट की सांद्रताएं क्रमशः R1 व P1 तथा R2 व P2 हो, तब प्रयुक्त समय डेल्टा टी क्या होगा? अर्थात दो समय के बीच हम देख रहे हैं छात्रों, आप भी ध्यान रखिए। T1 पर अभी और मान लीजिए 1 घंटे बाद, दो समयों पर अपक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ उसे हम देख रहे हैं। मान लीजिए उस समय अंतराल में प्रयुक्त समय लगा समय डेल्टा टी है, क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब निश्चित तौर पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी डेल्टा R क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। उसी प्रकार उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि क्या हो जाएगी? डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1। स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ भी वैल्यू दी हुई छात्रों, इसका मतलब है कि यह सांद्रताओं को व्यक्त करता है और किसमें? मोल प्रति लीटर में। अब क्या होगा? अपक्रिया का वेग क्या कहलाएगा? अपक्रिया का वेग अभिकारक के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है इसलिए हम माइनस यहाँ लगाए हुए हैं, तो माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा टी, ये अभिकारक के परिप्रेक्ष्य में। अर्थात वही हमने यहाँ जो साइन लिखी है, क्या लिखा है छात्रों? अभिक्रिया का वेग किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर के रूप में व्यक्त करते हैं अभिकारक के परिप्रेक्ष्य में। अर्थात अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर है ये, और उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में डेल्टा P बटे डेल्टा टी, अर्थ क्योंकि उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो उसे हम पॉजिटिव रूप में व्यक्त करते हैं। माइनस का गुणा का करने का मतलब ये होता है छात्रों कि ताकि अपक्रिया का वेग धनात्मक रूप में व्यक्त किया जाए। डेल्टा R का माइनस ऋणात्मक आता है और ऋणात्मक की गुणा पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए -1 से हम समझ लीजिए -1 से इसे गुणा कर दिया जाता है ताकि अपक्रिया वेग को हम पॉजिटिव रूप में व्यक्त कर लें। अब है क्या छात्रों? वास्तव में यह अपक्रिया का वेग औसत अपक्रिया वेग कहलाता है, क्योंकि निश्चित समय अंतराल में यानी डेल्टा टी में अपक्रिया का वेग है तो ये वास्तव में औसत अपक्रिया वेग कहलाता है। इसलिए हमने लिख दिया है R एवरेज, RAV।
तो ये अभिक्रिया का औसत वेग भी है। औसत वेग क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को उस अभिक्रिया का औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो छात्रों, यह अभिक्रिया वेग वास्तवता में औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब बात करते हैं, यदि किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग निकालना होगा, एक निश्चित क्षण पर, तो उस समय क्रिया का वेग तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहलाता है। वास्तविकता में तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग एक निश्चित क्षण पर उस अभिक्रिया का औसत अभिक्रिया वेग होता है। यदि समय अंतराल डेल्टा टी को हम निग्लिजिबल यानी बहुत कम कर दें, डेल्टा टी को शून्य की तरफ ले जाएं, इसका मतलब है किसी निश्चित बहुत एक छोटे समय अंतराल में, एक क्षण पर, एक इंस्टेंट टाइम पर अभिक्रिया का औसत वेग वो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहलाता है RNST, जो अभिकारक के परिप्रेक्ष्य में -dr/dt तथा उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में +dp/dt कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि औसत वेग क्या होता है। एक निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है, और एक किसी क्षण पर अभिक्रिया का औसत वेग उसका तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। आइए अब बात करते हैं, जैसे एक सामान्य अभिक्रिया दी हुई है N1A + N2B M1C + M2D। इस अभिक्रिया के लिए अगर हमको अभिक्रिया वेग निकालना हो, ये वास्तव में औसत अभिक्रिया ही वेग है। अगर हम तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग निकालेंगे तो D का प्रयोग कर देंगे, dr/dt के परिप्रेक्ष्य में या dp/dt के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा? ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट होते हैं छात्रों, ये इसको हम औसत अभिक्रिया वेग या किसी प्रकार की अभिक्रिया वेग में इसे हम डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमको प्रत्येक स्थिति में अभिक्रिया वेग समान प्राप्त हो जाए, समान रूप से प्राप्त हो। छात्रों, अभिकारक के परिप्रेक्ष्य में अभिक्रिया वेग क्या होंगे? A के परिप्रेक्ष्य में -1/N1 ΔA/ΔT, ये बराबर हो जाएगा माइनस इस B के परिप्रेक्ष्य में -1/N2 ΔB/ΔT। अब उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? ये भी इसके बराबर ही होगा, +1/M1 ΔC/ΔT बराबर +1/M2 ΔD/ΔT, जो कि D के परिप्रेक्ष्य होगा। अर्थात जितने स्टोइचियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट हैं छात्रों, जितने स्टोइचियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट हैं, उनको उन अभिक्रिया के वेग से डिवाइड कर दिया जाएगा, और अभिकारक के परिप्रेक्ष्य में -1 जोड़ दिया जाएगा तथा उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में प्लस जोड़ दिया जाएगा। तो हम अभिक्रिया वेग आराम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निकाल सकते हैं। तो इस तरीके छात्रों, ये एक कॉमन अभिक्रिया थी जिसमें रासायनिक अभिक्रिया वेग इस तरीके से हम निकालेंगे। ऐसे किसी भी अभिक्रिया के लिए भी रासायनिक अभिक्रिया वेग को हम आराम से इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। छात्रों, अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के परिप्रेक्ष्य में। चलिए बने रहिए मेरे साथ। छात्रों, अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं? तो छात्रों, ये मुख्यतः 4 कारक हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ अन्य भी कारक हैं। हम यहाँ पर इन मुख्य 4 कारकों की बात करेंगे। पहला, सांद्रता का भाग, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। छात्रों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के अनुपाती होता है। यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और उसी प्रकार उत्पाद की सांद्रता वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग घटता भी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, जबकि उत्पाद की सांद्रता वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। दूसरी बात करते हैं ताप का प्रभाव। अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? छात्रों, मुख्यतः अभिक्रियाएं ताप वृद्धि से बढ़ती हैं, किंतु एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, वो उन अभिक्रियाओं का ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग घटता है। समझ पाए? अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शनों का ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग घट जाता है, बाकी अन्य प्रकार की रिएक्शनों का ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है। आप छात्रों नहीं पढ़े हो तो एक जान लीजिए, एक इक्वेशन है, अर्नियस इक्वेशन, log k बराबर log a माइनस EA/2.303 RT। छात्रों, ये एक अर्नियस समीकरण है जहां के वेग स्थिरांक है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है अभिक्रिया की, और ये एक स्थिरांक है, R गैस स्थिरांक है, T टेम्परेचर है, परम ताप है।
अब इस समीकरण से भी स्पष्ट हो रहा होगा कि यदि हम अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो K का मान बढ़ जाएगा, अर्थात अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा। वेग स्थिरांक का मान का बढ़ने का मतलब है छात्रों अभिक्रिया का वेग बढ़ना। ठीक, तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ऐसा नहीं हो पाता है, वहाँ ऑलरेडी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही होती है, तो अभिक्रिया वेग से तो ताप वृद्धि से अभिक्रिया वेग वहाँ पर घटता है। अब बात करते हैं छात्रों दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये उन पर मुख्यतः कार्य करता है जब अभिक्रियाएं गैसियस स्टेट में हो रही होती हैं। अगर हम दाब वृद्धि कर देंगे तो अभिकारक के अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अर्थात हम सीधे कह सकते हैं कि दाब वृद्धि से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। किन प्रकार की अभिक्रियाओं के में, जो अभिक्रिया गैसियस स्टेज में हो रही हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट बात करते हैं छात्रों उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। छात्रों उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें। और क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि वो अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी तो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है छात्रों, देख लीजिए, समझने की कोशिश करिए। बिना यह रिएक्टेंट, हम हिंदी में लिखे दे रहे हैं अभिकारक, यह है उत्पाद। संक्षेप में समझिए छात्रों, ये एक लाइन खींच दीजिए, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। और ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो ये दी हुई है सेकेंड वाली, इसे मान लीजिए हम ई ए हाइपन से रखते हैं। ये है विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, ये विद कैटलिस्ट है एक्टिवेशन एनर्जी, और नीचे वाली है विदाउट, ये वाली है विदाउट कैटलिस्ट। ये वाली विदाउट कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट के साथ है। तो कैटलिस्ट क्या करता है देख लीजिए, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये ऊपर वाली क्या है, संक्रमण अवस्था इसे बोलते हैं हिंदी में, संक्रमण अवस्था। तो संक्रमण अवस्था तक की ऊर्जा जो एक्टिवेशन एनर्जी थी यहाँ से यानी अभिकारक से तक की, वो विदाउट कैटलिस्ट ज़्यादा थी। लेकिन जब कैटलिस्ट प्रयोग किया गया तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो एक जो रिएक्शन बैरियर था, बैरियर जो अवरोध था वो कम हो गया। अब अवरोध कम ऊर्जा का हो गया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आप ये आयनीय समीकरण से भी स्पष्ट हो रहा होगा। देख लीजिए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाएगा तो इस वैल्यू का मान कम हो जाएगा, वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा। अर्थात किसी भी अभिक्रिया का अगर सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। आप इस समीकरण से भी स्पष्ट हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों कि उत्प्रेरक मुख्यतः क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिजेंट होते हैं जो अभिक्रिया की गति को कम करने का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं इनहिबिटर। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, वो भी प्रभावित करते हैं। अर्थात इनहिबिटर भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को घटाने का कार्य मुख्यतः करते हैं। तो ये मुख्य कारक हैं छात्रों। इसके अतिरिक्त अन्य भी कारक हैं, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उनके बीच कैसे लग रहे हैं, इन सब चीज़ों, और सॉल्युबिलिटी भी प्रभाव डालती है। कोई भी अभिकारक क्या सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं, अगर सॉल्युबल है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, अगर सॉल्युबल नहीं है तो अभिक्रिया धीमे गति से होगी। तो इस तरीके से भी प्रभाव पड़ते हैं। कैटलिस्ट की भी भौतिक अवस्था का प्रभाव पड़ता है, क्या होमोजेनस कैटलिस्ट है या हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है। मोस्टली होमोजेनस कैटलिस्ट की अभिक्रियाएं की गति तीव्र होती है, लेकिन हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की अभिक्रियाओं की गति धीमी होती है। तो ये सब बहुत से अन्य कारक भी हैं छात्रों जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक छात्रों, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।